जैसे ही उस नेवले ने कहा, ना बाबा ना, वैदेही समझ गई थी कि टुक टुक झूठ कह रहा है। उसने टुक टुक नेवले को अपने सामने रखा और कहा, सच बताओ, तुम क्या जानते हो उन कीड़ों के बारे में? तब उस नेवले ने अपनी गर्दन झुका ली और कहा, राजकुमारी, आप दोस्ती का फायदा उठा रही हैं। राजकुमारी वैदेही अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर तेज नजर से टुक टुक को देखती है और तभी टुक टुक कहना शुरू कर देता है, कई समय से उन कीड़ों ने जंगल पर राज किया हुआ है। वो कीड़े हम सबको तंग करते हैं, इसलिए अब मेरी तरह मेरे सारे दोस्त अपने अपने बिलों में छुपे रहते हैं। पहले की तरह हम सब बिंदास नहीं घूमते हैं, पर ये तितलियां यूं ही आसमान में नहीं उड़ती। हम सबकी उम्र 500 वर्ष की है, लेकिन हमारे लिए एक दिन काटना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें इस तरह अंधेरे में अपने अपने घरों में, गुफाओं में छुप छुप के रहना पड़ता है। उस नेवले की बात सुनकर शिवेश और वैदेही दोनों ही हैरान थे। इसलिए शिवेश ने नेवले से कहा, क्या मैं तुम्हारा घर देख सकता हूँ? तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सारे दोस्तों से मिल सकता हूँ? शिवेश की ये बात सुनकर नेवला टुक टुक सोच में पड़ जाता है और फिर कुछ कहता उससे पहले ही शिवेश उससे कह देता है, मेरा यकीन रखो, तुम में से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। ये हो सकता है कि किस्मत मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ तक ले आई हो। शिवेश जानता था कि वो बिना किसी कारण के तो यहाँ तक नहीं आया था, कुछ तो होगा जो उसे यहाँ तक खींच लाया है। शिवेश की बात सुनकर उस नेवले ने जोर से सीटी बजाई। सीटी बजाते ही धीरे धीरे करके बहुत से नेवले, छोटे छोटे खरगोश, तितलियां, चिड़िया, बंदर अपने अपने घरों से बाहर आने लगे। शिवेश को यकीन भी नहीं हो रहा था कि जिस जगह से वो लोग होकर गुजर रहे थे वही उनका घर था, लेकिन अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था कि उस जगह पर वो लोग रहते हैं। उनके घर पूरी तरह से पेड़ पत्तों से ढके हुए थे, गुफाएं पत्थरों से ढकी हुई थी। इसका मतलब था कि जब तक वो लोग खुद बाहर नहीं आना चाहते थे, कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं पाता था। शिवेश वैदेही को देखकर मुस्कुराने लगता है। उसे यकीन हो गया था कि वैदेही सच कह रही थी। वो सभी जानवर वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। वहां अचानक से ही बहुत ज्यादा शोर शराबा होने लगता है, क्योंकि वो जानवर आपस में एक दूसरे से बहुत सी बातें कर रहे थे। एक तितली उड़ते हुए वैदेही के हाथ पर आकर बैठ जाती है। वैदेही उसे पहचान लेती है। वो बिल्कुल इंसानों की तरह ही दिखती थी, लेकिन बहुत ही छोटी, और उसके पंख बहुत ही खूबसूरत थे। उसके बाल भूरे थे, नीली आंखें और रंग गोरा। वैदेही उसको देखकर बहुत खुश होती है और वो भी वैदेही को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हालांकि ये बात वैदेही को आज पहली बार पता चली थी कि उन सब की उम्र 500 साल तक की थी। इसका मतलब था कि उसके सारे दोस्त जीवित थे, कोई भी मरा नहीं था। उन जानवरों में खरगोश उछलते हुए कहता है, इंसान, इंसान, आज इस जंगल में ये कैसे हुआ भाई? तभी वहाँ तितली जो वैदेही के हाथ पर बैठी थी, वो खुश होते हुए उड़ते हुए कहती है, आज मेरी दोस्त लौट आई। हम पहले साथ में बहुत खेलते थे। वैदेही भी हंसते हुए कहती है, हाँ, मैं लौट आई हूँ और अब मैं आप सबकी मदद लेने आई हूँ। क्या आप सब मेरी मदद करेंगे? आज एक दोस्त को आप सबकी जरूरत है। तभी एक बंदर उछलते हुए वैदेही के सामने आकर कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ और लौट के कभी मत आना। अगर अपनी जान प्यारी है तो चली जाओ यहाँ से। शिवेश के साथ साथ वहाँ मौजूद सारे सैनिक भी बहुत ज्यादा हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि बंदर और जानवरों को वो बोलता हुआ देख रहे हैं। क्या ये सपना है या सच? वैदेही ने उस बंदर से कहा, हमारा यकीन कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा। आप बस बताइए कि यहाँ हो क्या रहा है। तभी एक बड़ा सा अजगर अचानक से पेड़ से नीचे की ओर लटकता है और कहता है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मैंने बहुत सी मौतें अपनी आंखों के सामने देखी है। मैं भी तुम्हें यही राय दूंगा कि यहाँ से चले जाओ। इस जंगल से बचकर अब पहले की तरह कोई नहीं जा पाता है। उस अजगर की बात सुनकर शिवेश गुस्से से कहता है, लेकिन बात क्या है? इतना तो आप लोग हमें बता ही सकते हैं। ये सुनते ही वहाँ एक चिड़िया चहकते हुए आती है और अपनी मीठी सी आवाज में कहती है, रुको रुको, मैं बताती हूँ। मुझे आप लोगों पर यकीन है। आप लोग नहीं जानते, लेकिन वो बहुत सारे हैं। बहुत सारे मतलब बहुत ही सारे, उनकी कोई गिनती नहीं है। वो सब उस पहाड़ में रहते हैं। अगर उनमें से कोई एक भी हमें बाहर की ओर देख लेता है तो वो सब पूरे जंगल में तहलका मचाने लगते हैं। यहाँ तक कि हम लोगों को खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता है। हम में से कितनों ने अपनी जान दे दी है और अब बस हम कुछ ही बचे हैं। उस चिड़िया की बात सुनकर सब लोग खामोश हो जाते हैं। तभी पीछे की ओर से एक छोटा सा शेर का बच्चा आगे आते हुए कहता है, क्या आप लोग उस लड़की को ढूंढ रहे हैं जिसे वो लोग लेकर गए हैं? उस शेर के बच्चे की बात सुनते ही शिवेश एकदम से उसकी तरफ पलटता है और अपने घुटनों पर बैठकर कहता है, हाँ हाँ, हम उसी की बात कर रहे हैं। क्या तुमने उसे देखा है? तब वो शेर का बच्चा कहता है, उन कीड़ों ने मेरी माँ को मार दिया था। उस दिन वो लोग एक लड़की को जबरदस्ती
अपने साथ उस पहाड़ की ओर ले जा रहे थे। मेरी माँ ने उस लड़की की आवाज सुनी और बिना कुछ सोचे समझे वो गुफा से बाहर निकल आई। उसने उस लड़की को बचाने की कोशिश करी, लेकिन उन कीड़ों ने मेरी माँ को घेर लिया। उसके पूरे शरीर पर डंक मारते हुए उसका खून चूस लिया। वो बहुत सारे थे। मेरी माँ सांस भी नहीं ले पाई और मेरी आंखों के सामने मर गई। मैं एक पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देखता रहा। उस छोटे से बच्चे की बात सुनकर वहां मौजूद सबकी आंखों में आंसू थे। शिवेश एकदम से ही अपने पैरों के बल नीचे जमीन पर बैठ जाता है। इतने खतरनाक कीड़ों को आखिर त्रिशा से क्या दुश्मनी थी कि वो वही कीड़े त्रिशा को लेकर गए? इस बात की गुत्थी शिवेश सुलझा नहीं पा रहा था। लेकिन ये सब बात सुनकर शिवेश रात भर रुकने वाला नहीं था। वो तुरंत ही अपने घोड़े लकी पर बैठा और उसने सबसे कहा, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जंगल को उन श्रापित कीड़ों से बचा पाऊं। तभी वो बंदर जिसने वैदेही से कहा था कि इस जंगल से निकल जाओ, वो उछलते हुए लकी पर बैठ जाता है और शिवेश से कहता है, इतनी रात गए वहाँ जाना सही नहीं है। वो कीड़े पूरी तरह से काले हैं, अंधेरे में दिखाई भी नहीं देते। हम पर यकीन रखो, सुबह होते ही तुम वहाँ चले जाना। साथ ही रात भर हम तुम्हें वहाँ के बारे में एक एक चीज बता देंगे, जिससे तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। वैदेही ने भी उम्मीद भरी नजर से शिवेश को देखते हुए कहा, भाई ये सही कह रहे हैं, हमें अपना हर एक कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। हमारी एक गलती राजकुमारी निधि के लिए खतरा हो सकती है। बात जब त्रिशा की आ गई तो शिवेश खुद को समझा लेता है और रात वहीं रुकने के लिए मान जाता है। तभी एक बड़ा सा भालू आकर उन सबको एक गुफा के अंदर ले जाता है। वो गुफा बहुत बड़ी थी। शिवेश के सैनिकों ने उस गुफा में मशाल जलाकर उजाला कर दिया था। वो गुफा ऐसी लग रही थी जैसे एक पूरा मोहल्ला हो। वहाँ हर तरह के जानवर के रहने की जगह थी। बहुत सी इंसानों की तरह उपयोग की चीजें भी वहाँ मौजूद थी। बहुत ही सही तरीके से उस गुफा को जानवरों ने बनाया था, जैसे किसी इंसान ने बनाई हो। उस गुफा में जाने के बाद शिवेश के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। उसने वहाँ उसी बंदर से पूछा कि आप लोग इंसानों की तरह कैसे बात करते हो? आपकी भाषा हमारी तरह कैसी है? तब उस बंदर ने एक किताब निकालकर शिवेश के हाथ में दी और कहा, हम इस तरह की किताबें भी पढ़ते हैं। उस किताब में पुराने ग्रंथ लिखे थे, जिसे देखकर यकीन करना सच में मुश्किल था कि कोई जानवर भी ग्रंथों पर यकीन कर सकते हैं या किताबें पढ़ते हैं। शिवेश उस बंदर की ओर देख रहा था। वहीं वैदेही भी उस बंदर की बात सुनने में बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। उसने शिवेश के हाथ से किताब ली और खोला तो देखा वो किताब संस्कृत में लिखी थी, जिसमें कुछ कहानियां लिखी हुई थी। जो बड़ा सा भालू उन सबको गुफा में लेकर गया था, वो पत्तों के डोनों में सबके लिए पानी लेकर आते हुए कहता है, एक वक्त था जब हम सब भी इंसान थे। हमारा छोटा सा कस्बा था। हम सब साथ में बहुत खुश रहते थे। ये सुनते ही शिवेश और बाकी सभी का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सब ध्यान से भालू की बात सुनने लगे। इतना कहने के बाद वो भालू शिवेश के सामने पत्थर पर बैठ गया और उदास होते हुए अपनी कहानी सुनाने लगा। उसने बताया, एक दिन अचानक से हमारे कस्बे में बिना मौसम के तेज बवंडर उठने लगा। उस बवंडर में चारों तरफ तेज हवा और धुआं था। धीरे धीरे वो बवंडर चारों दिशाओं में फैलता गया और उसने धीरे धीरे अपने अंदर पूरे के पूरे कस्बे को समा लिया। हम सब जैसे थे उस बवंडर के अंदर फंसते चले गए। फिर जब हम लोगों को होश आया तब हमने अपने आप को जानवर के रूप में पाया। न जाने क्यों पर हम लोग जानवर के रूप में भी इंसान की तरह बात कर सकते थे, एक दूसरे को पहचान सकते थे। शायद तुम्हें हमारी बात पर यकीन ना हो, पर यह बात सच है। और हम लोग सब 20वीं सदी में थे, पर न जाने कैसे हम यहाँ आ गए। हम नहीं जानते कि हम इस जानवर रूप से कैसे बाहर निकलेंगे या कभी निकल पाएंगे भी या नहीं। शिवेश और राजकुमारी वैदेही की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे जो कुछ उन्होंने सुना था। फिर टुकटुक नेवला बाहर निकलकर शिवेश को बताता है, इसमें एक आश्चर्य की बात यह भी है कि हम लोगों की उम्र पूरी नहीं हो रही। लगभग 500 सालों से हम इसी तरीके से जी रहे हैं। न हम आगे बढ़ रहे हैं न ही पीछे। हम में से जब कोई मरता है तो वो सिर्फ किसी दूसरे जानवर के खा लेने की वजह से। तभी वहां पर एक चिड़िया अपनी चोंच में कुछ दबा कर लाती है और शिवेश के हाथ पर रख देती है, जिसे देखकर शिवेश हक्का बक्का रह जाता है। वो यकीन नहीं कर पाता कि उसके हाथ में एक मेटल की रिंग है जो कि समय चक्र से मिलती थी, जो उसके पास रखी हुई 3 रिंगों की तरह ही है। रिंग को देखते ही शिवेश को बात समझ में आ गई। वो लोग भी कोई मौसम के बवंडर में नहीं फंसे थे, बल्कि समय चक्र में फंसकर इस सदी में आ गए थे। हालांकि शिवेश के लिए ये नया था कि उनकी उम्र बढ़ नहीं रही थी। अब शिवेश के पास सवाल थे कि वो इस समय चक्र के जाल से उन जानवरों को कैसे बाहर निकालेगा, या कह सकते हैं कि उन कस्बे वासियों को उस जानवर योनि से कैसे बाहर निकाल सकता है। साथ ही उसे त्रिशा को भी ढूंढना था।
प्रीतम का भी उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। शिवेश को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि हो सकता है कि उसका इस जंगल में आना उनकी मदद करने का सिग्नल ही था, लेकिन कैसे ये वो समझ नहीं पा रहा था। सुबह होते ही वो लोग जब उस गुफा से बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि जंगल में उनके सिवा और कोई भी है। उन्हें बहुत से लोगों के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। तभी शिवेश ने सभी जानवरों को वापस गुफा में जाने के लिए कहा। वो उन लोगों को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद शिवेश ने देखा कि उसके सामने मितांश खड़ा है, एक विशाल फौज लिए हुए। हाँ, ये वही मितांश था जिसे पाताल लोक की सजा मिली थी, और सब लोगों ने इस बात को मान लिया था कि वो अब लौटकर कभी नहीं आएगा। अपनी विशाल सेना लिए क्यों आया है मितांश जंगल में? क्या होगा अब आगे? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा फौजी।